अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है इनोकुलेशन ऑफ वायरस इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो पिछले लेक्चर्स में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आया था कि हम वायरस की जो है आइसोलेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप के सैंपल्स लेते हैं, तो फिर वो उन सैंपल्स को हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली पैक करके अंडर कोल्ड कंडीशंस और इन मेनी केसेस विद ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये तो होगी थी सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट। वंस सैंपल्स रीच लेबोरेटरी, then we process these virus samples for virus isolation। तो सैंपल प्रोसेसिंग को मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर लिक्विड सैंपल है कोई या फिर स्वैब सैंपल है और वो ट्रांसपोर्ट मीडिया में उनको आपने इमर्स किया हुआ है, उसके अंदर आपने उसको शेक किया हुआ है, तो लिक्विड है आपके पास सैंपल कंटेनिंग, तो उसको आप डायरेक्ट सिरिंजेस में ऐड करते हैं और सिरिंज के आगे सिरिंज फिल्टर होता है डिफरेंट पोर साइज का, 0.4 मोस्टली यूज करते हैं। तो उस से पास करके आपके पास जो फिल्ट्रेट आता है दैट इज कंसीडर्ड टू कंटेन सम सस्पेक्टेड वायरस। जिस वायरस के लिए आप ये स्टडी कर रहे होंगे, जिसके लिए आपने सैंपल कलेक्ट किया होगा, तो वो फिल्ट्रेट जो है यानी कि एक खास किस्म के फिल्टर, पोर साइज के फिल्टर से पास किया हुआ जो मटेरियल है, ये वो चीज़ है जो कि अब आपने फर्ज करें नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इनोकुलेशन ऑफ दैट वायरस कंटेनिंग फिल्ट्रेट इनटू सम सूटेबल होस्ट। तो थोड़ा बहुत आपके ज़हन में होगा कि वायरस को ग्रो करने के लिए आपको एक सूटेबल सेल्स चाहिए। आपको सेल्स के बगैर वायरस ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। अनलाइक बैक्टीरिया, ये मीडिया में ग्रो नहीं करता, ये सेल इसका होस्ट है। सेल की मेम्ब्रेन के साथ वायरस अटैच होता है, पेनिट्रेट करता है और फिर सेल की जो मशीनरी है उसको ये ऑक्यूपाई करके अपने लिए अपने यानी जो भी इसका है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ये करता है, ठीक है। तो अब हमने उसको एक सूटेबल होस्ट देना है, वो उसके लिए हमारे पास 3 मेजर चॉइसेस हैं। नंबर 1, एनिमल्स, कोई सूटेबल एनिमल जो उस वायरस के लिए ससेप्टिबल है। रैबिट्स हो सकते हैं, चिकन्स हो सकते हैं, लैब माइस या रैट हो सकते हैं, गिनी पिग्स हैं एंड देयर आर मेनी अदर एज वेल। लेकिन यूज ऑफ एनिमल जो है उसकी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, एनिमल एथिक्स के से रिलेटेड भी हैं। फिर जितनी अमाउंट में वायरस चाहिए होता है और जितना फ्रिक्वेंटली इस पे काम चाहिए होता है वायरस के लिए, तो वो उसके लिए इतने एनिमल जो है उनको प्रोवाइड करना इतना कह लें इम्पॉसिबल नहीं होता है इतने एनिमल को मेंटेन करना। ये इनोकुलेशन की जाती है एनिमल्स में, लेकिन एक स्पेसिफिक अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन हैं वो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स और सेल कल्चर। तो बिफोर 1950s 1950 से पहले तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स ही कह लें एक मेन मेथड था। एनिमल इनोकुलेशन भी थी लेकिन मेनली एम्ब्रियोनेटेड एग्स ही यूज होते थे फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरसेस और स्पेशली एवियन वायरसेस। 1950 के बाद जो है वो सेल कल्चर का जो कह लें एक कंसेप्ट शुरू हुआ कि सेल्स ग्रो किए जाएं, खास जो है एनिमल उनके ऑर्गन्स, ठीक है। सेल कल्चर आगे हमने टॉपिक पढ़ना, उसको डिटेल में पढ़ना है। प्राइमरी सेल कल्चर हो सकते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, सही है। सेल लाइंस होती हैं, कैंसर सेल जिनको आप बार बार लैब में ग्रो कर सकते हैं। तो सेल ग्रो करना, उनको मेंटेन करना, फिर उन सेल्स के अंदर वायरस को इनोकुलेट करना या उस सेल कंटेनिंग जो मीडिया है उसके अंदर वायरस को इनोकुलेट करना ताकि वायरस ग्रो कर सके, प्रोपेगेट कर सके। वायरस को क्यों प्रोपेगेट करना है? फॉर डिफरेंट पर्पजेज। वैक्सीन बनाने में भी यूज होते हैं वायरसेस, ठीक है। और फिर पहले अगर फील्ड में कोई आउटब्रेक आ गया जैसे कोरोना है, तो लोग जिन्होंने कोरोना वायरस इनिशियली काम इस पे स्टार्ट किया होगा, तो उन्होंने जो सस्पेक्टेड थे कह लें केसेस, उनसे सैंपल लिए होंगे, नेजल स्वैब और दूसरे, और उसके बाद उनको सूटेबल होस्ट जो है
सूटेबल सेल कल्चर जो है उनमें उन्होंने इनोकुलेट किया होगा, वायरस ग्रो हुआ होगा, उससे उसको फिर उन्होंने क्या कहते हैं उसको आइडेंटिफाई किया होगा बाय पीसीआर एंड बाय सम अदर टेक्निक्स, और फिर फर्दर उसको प्यूरिफाई किया होगा और उसके बाद वैक्सीन डेवलपमेंट की तरफ लेके गए होंगे। तो मकसद कि क्यों हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं वायरस, तो सेल कल्चर तो एक मेथड है ही है। 1950 के बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई और बहुत ज़्यादा सेल कल्चर के चले हैं ऑप्शन मौजूद। तो लेकिन जो यूज ऑफ एग्स है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, 1950 से पहले तो था ही, लेकिन 1950 के बाद भी इसका यूज है, और वो स्पेसिफिकली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एवियन वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे वायरसेस जो कि एवियन ओरिजिन के हैं, चिकन के वायरसेस हो सकते हैं, पोल्ट्री यानी कि फिर बर्ड और स्पीशीज जो हैं, तो उनके लिए यूज ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग अभी भी होता है और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस कह लें एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनेटेड एग जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हमें, ये होपफुली आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर फर्ज करें मैं बोल रहा हूँ और इमेज की बात कर रहा हूँ ना हो स्क्रीन पे, तो आप मुझे बता देना मैसेज करके, क्योंकि नेट जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो जो शेयरिंग है ना वो नहीं रहती, फिर मैं उसको दोबारा कर सकता हूँ। इसलिए अगर इशू हो तो मैसेज कर देना आपने। तो बात हो रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। तो एम्ब्रियोनेटेड एग का किसी के ज़हन में अगर ना हो तो फर्टाइल एग जो होते हैं वही यूज होते हैं, ना कि टेबल एग जो हम खाते हैं रूटीन में। ठीक है, जो ब्रॉयलर फार्म से आते हैं वो एग नहीं यूज होते, ये एग स्पेशल एग होते हैं ऐसे, यानी कि चिकन जिनके साथ मेल फीमेल की खास रेशो में रखे जाते हैं। हमारी जो कह लें बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, घरों में अक्सर जिन्होंने रखे होते हैं, तो वो मोस्टली फर्टाइल होते हैं। तो फर्टाइल एग डे वन, जिस दिन वो एग ले होता है, वो उस दिन से अगर उसको आप खास टेम्परेचर दे दें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें, तो वो जो एम्ब्रियो की उसके अंदर है ग्रोथ वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब डे 1 से लेकर डे 21 तक जो एम्ब्रियो है उसकी डिफरेंट करें ग्रोथ की फेजेस हैं, और एग का जो स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करता है ड्यूरिंग दीज 21 डेज। तो डिफरेंट डे का जो एग है, एम्ब्रियोनेटेड एग, उसका यूज और उसके जो डिफरेंट ये टिश्यूज हैं अभी हम पढ़ने लगे हैं, इनका जो वो यूज है वो डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट है। सही है, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर शेल, सबसे बाहर जो है एग शेल होता है, शेल के बाद शेल मेम्ब्रेन है, एरो इंडिकेट कर रहा है शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन की इन्विजिलेशन से, एक्सटेंशन से एक सैक बनती है, एयर सैक टुवर्ड्स दी जो फ्लैट या कह लें ब्रॉडर एंड है एग का, उस साइड पे एयर सैक है। ठीक है, तो एयर सैक भी शेल मेम्ब्रेन से ही कह लें बनी होती है, लेकिन दरम्यान में स्पेस है, एयर स्पेस है। तो एनीवेज शेल मेम्ब्रेन के बाद जो फिर लेयर आती है उसको हम कहते हैं कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन से जो कैविटी बनती है, ये जो मैं इंडिकेट कर उसको कहते हैं कोरियोलेंटॉइक सैक। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं कोरियोलेंटॉइक फ्लूइड। ठीक है, या एलेंटॉइक फ्लूइड भी कह देते हैं। तो कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन ये वाली, और इसके अंदर जो फ्लूइड है और ये सैक है, ये एक इम्पोर्टेंट कह लें प्लेस है फॉर वायरस इनोकुलेशन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन पे भी वायरस इनोकुलेट किया जाता है, और मेम्ब्रेन को रप्चर करके या इससे इसको पास करके फ्लूइड के अंदर भी वायरस इनोकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आ जाके वायरस ने ग्रो सेल के अंदर ही करना है। ठीक है, चाहे वो आप कैविटी में लगा दें या मेम्ब्रेन पे लगा दें, पर्पस जरा डिफरेंट होता है, मेम्ब्रेन पे क्यों लगा रहे हैं और फ्लूइड में क्यों लगा रहे हैं, लेकिन यह है कि आ जाके वायरस ने ग्रो मेम्ब्रेन में ही करना है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स हैं। ठीक है, उसमें ग्रो करेगा सेल, जो मेम्ब्रेन के उनको वो रप्चर करके फ्लूइड में आता रहता है, और बाद में ये फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एलेंट्रॉइक फ्लूइड या कोरियो एलेंट्रॉइक फ्लूइड, उसके अंदर वायरस काफ़ी अमाउंट में होता है। खैर, इस लेयर के बाद या सैक के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो, अगर हम एम्ब्रियो से स्टार्ट करें तो ये आई नजर आ रही है एम्ब्रियो की। ठीक है, और इसके फौरन बाद ये जो लाइनें लगाई हुई है शो करने के लिए, वो है एमनियोटिक कैविटी। सून आफ्टर एम्ब्रियो जो कैविटी है उसको हम कहते हैं
एमनियोटिक कैविटी, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको कह देते हैं एमनियन, ठीक है। और उसके बाद एम्ब्रियो के ही जो खास कह लें, एक खास पार्ट से एक्सटेंशन होती है, एक कैविटी बनती है, उसको कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। तो यॉर्क सैक हो गया, कोरियोलेंटॉइक सैक होगी, और एमनियोटिक सैक होगी। ये कह लें कैविटीज हैं, और ये वो प्लेसेस भी हैं जहाँ डिफरेंट टाइप के वायरसेस लगाए जा सकते हैं, उनको इनोकुलेट किया जा सकता है। और एक और जो मेन कह लें वो सैक रह गई है, वो है एल्बुमिन। अल्दो कि इसमें वायरस इनोकुलेशन नहीं की जाती, लेकिन इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द एग। तो एल्बुमिन, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बीइंग स्टूडेंट आपको यू शुड बी एबल टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये कि आर्टिस्टिक इमेज है, जो थोड़ी बहुत जो नेचुरल हो सकती है शेप, वो कुछ मैंने इधर रखी थी। अब तो ये भी एक आर्टिस्टिक इमेज ही है, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा नेचुरल करने की कोशिश किया। तो वो उसका एयर सैक पॉइंट, जो ब्रॉडर एंड साइड पे एयर सैक है, फिर आगे शेल मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के फौरन बाहर एमनियोटिक कैविटी है, फिर कोरियोलेंटॉइक कैविटी है, ठीक है, और सो तो ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि एयर सैक है, तो एयर सैक का मकसद क्या है कि इट इज a structure which is used in respiration। एम्ब्रियो की जो रेस्पिरेशन, एयर कलेक्टेड होती है इधर, तो वो एम्ब्रियो के रेस्पिरेशन में इसका यूज है। और दूसरा ये प्रेशर एडजस्टमेंट के भी काम आती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो है वो डिफरेंट फिजिकल कह लें वो चैलेंजेस होते हैं एम्ब्रियो को, तो वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो एयर सैक है, तो ये प्रेशर एडजस्टमेंट और रेस्पिरेशन। शेल और शेल मेम्ब्रेन मेनली दे आर बैरियर between the embryo and the different contents and the environment, and also act as a exchange system for gases and liquids। एयर का जो मॉइस्चर है, स्पेशली जब एग को इंक्यूबेट किया जाता है तो खास ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। तो वो जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स हैं, वो वाया शेल मेम्ब्रेन जो है वो इसका जो ओवरऑल वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करता है। तो गैस एक्सचेंज एज वेल एज बैरियर, ये फंक्शन है शेल के और शेल मेम्ब्रेन के। उसके बाद आ जाता है कोरियोलेंटॉइक सैक। कोरियोलेंटॉइक सैक क्या है? बेसिकली ये एक वेस्ट प्रोडक्ट्स का रेजर्वायर है, ठीक है। ग्रोइंग एम्ब्रियो की जो वेस्ट होती है वो बेसिकली इसमें स्टोर होती है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, फर्ज के डे 1 से लेकर डे 21 तक, तो इसका साइज भी बड़ा होता जाता है, सही है। शुरू में नहीं होगा, ऐसा ऐसा बड़ा होकर। तो यॉर्क सैक, ये अपोजिट टू द एलेंटॉइक सैक, ये यॉर्क सैक जो है, ये एक तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, नोरिशमेंट है, एनर्जी मिलती है एम्ब्रियो को इससे। और दूसरा ये कि इसका जो साइज है वो एज के साथ साथ कम होता जाता है, क्योंकि एनर्जी यूज होती जा रही है। और एट द एंड जब हैच होता है तो यॉर्क सैक जो है जस्ट बिकम ए रेमिनेंट एंड रिमेन एसोसिएटेड टू सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जब कभी बर्ड का पोस्टमार्टम करें और इंटेस्टाइन, डोडिनम, जुजिनम, इलियम, इनको खोल के देखें तो एक खास जगह होती है, उसको वहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वो जगह जहाँ पर यॉर्क सैक अटैच थी। तो एनीवेज फिर एम्ब्रियन जो है वो अगेन फिजिकल डैमेज जो है वो एम्ब्रियो की उसको बचाता है, ठीक है, कि प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। तो एम्ब्रियन भी जब छोटी एज के एम्ब्रियोज होते हैं उनमें ये बेहतर नजर आता है, बेस्ट सीन इन यंग एम्ब्रियोज। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बाद जो मेन जो कंसेप्ट देना है आपको कि एम्ब्रियो जो है कब बनना शुरू होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ही एग ले होता है, फर्टाइल एग जब ले होता है, तो अगर उसको आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना प्रोवाइड कर सकें तो एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो स्टॉप्ड रहती है। लेकिन जैसे ही आप ये टेम्परेचर प्रोवाइड करें और 62% ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें, एक रीजनेबल फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड कर दें, तो जो एम्ब्रियो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये सारी कंडीशन जो है ये लेबॉर्ट्रीज में खास किस्म के इंक्यूबेटर होते हैं जिनको हम एग इंक्यूबेटर कहते हैं। तो जब आप कभी आएंगे फिजिकल क्लास में तो आपको दिखाएंगे वायरोलॉजी लैब में एग इंक्यूबेटर पड़ा हुआ है। तो ये एमफिल के स्टूडेंट और इवन अंडर ग्रेड के स्टूडेंट इनोकुलेशन कर सकते हैं अगर एम्ब्रियोनेटेड एग्स अवेलेबल हों। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करें तो एग ग्रो होना शुरू हो जाते हैं।
तो फिर आ जाती है मेन चीज, जब एम्ब्रियो ग्रो करता है डे 1 से लेकर 21 तक, तो उसमें खास दिन पे जो कह लें एम्ब्रियो की होती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसी के लिहाज से जो उसके कह लें जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है फॉर वायरस इनोकुलेशन। तो इसके लिए एक गाइड के तौर पे ये नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं रूट ऑफ इनोकुलेशन कैम कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन। तो अब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये जो रूट है काफी कॉमनली यूज होता है। तो ये अगर एम्ब्रियो की एज हो 10 to 12 डेज, तो उन दिनों में ये जो मेम्ब्रेन है या ये रूट है वो बेस्ट है, यानी इसकी इतनी डेवलपमेंट हो गई होती है। शुरू में एग के छोटा होगा इसका साइज, और लेकिन इन दिनों में ये दैट इज द बेस्ट। तो वायरस का जो फिल्ट्रेट है तकरीबन 0.1 ml यानी कि 100 माइक्रोलीटर आप उसमें इनोकुलेट कर सकते हैं। उसके वायरसेस जो हैं वो केनाइन डिस्टेंपर वायरस, हर्पीज वायरस, वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्राइकाइटिस वायरस, सोडोरेबीज, हर्पीज, डिफरेंट वायरसेस हैं। आप इनमें से एक दो याद कर सकते हैं। तो ये वायरसेस इतनी अमाउंट का फ्लूइड आप इंजेक्ट कर सकते हैं कैम रूट से, ठीक है। फिर एलेंटॉइक कैविटी रूट है, तो उसके डेज हैं 9 to 12। स्पेसिफिक वायरसेस हैं जो इस रूट से इनोकुलेट किए जा सकते हैं। एमनियोटिक कैविटी 7 to 15 डेज। फिर यॉर्क सैक वेरी अर्ली, यानी कि तकरीबन 5 से 8 दिन का जब एम्ब्रियो होता है, तो आप यानी उसमें आप मम्प्स वायरसेस के यूज करते हैं। तो अमाउंट कितनी इनोकुलेट कर सकते हैं, सेम है 100 माइक्रोलीटर। बाकी इंट्रावीनस और इंट्रासेरेब्रल रूट भी हैं, यानी एम्ब्रियो का जो तल है ब्रेन में भी इनोकुलेशन हो सकती है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट मेथड टू इनोकुलेट। और इंट्रावीनस अगेन क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन स्टिल दे आर दी सम स्पेसिफिक रूट फॉर सम डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। तो ये जो डिफरेंट रूट्स हैं और उनकी एक आध एग्जांपल वायरसेस की, और डेज ऑफ एम्ब्रियो एज, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप लिखेंगे। तो यहाँ पर यही बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि एम्ब्रियो की जो डिफरेंट एज है उसी के वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस होगा और किस रूट से आप इनोकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब एग में इनोकुलेशन करनी है, मेनली हमने यही सीखना है कि हाउ टू इनोकुलेट वायरस इनटू एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो उसके लिए हमें बेसिकली करना क्या है, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियोनेटेड एग्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि कह लें क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड, बट लेकिन यह कि भी अगर मिल जाए, हैचरी से मिल जाए एम्ब्रियोनेटेड एग्स, या फिर जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है उनसे मिल जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द एग्स आर कैंडल्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड इट्स वायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं कैंडलर, उसके ऊपर आप रखते हैं। और कैंडलर अभी आपको मैं दिखाता हूँ इमेज से, होपफुली ये आपको नजर आ रहा होगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करें, तो इसके अंदर बल्ब लगा होता है। ये उसका जो पोर्शन, इसके ऊपर एग रख दें अगर आप, तो आप एम्ब्रियो को और उसकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने कह लें एक एग है और एक कैंडलर के सामने उसको रखा हुआ है। अगर साइड वाइज देखेंगे तो ये आपको वास्कुलेचर भी नजर आ रहा है, और ये जो डार्क सा एरिया दैट इज द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इस जगह पे है। फिर और जो स्ट्रक्चर आपने देखने होते हैं वो होती है एयर सैक। ये जो ब्रॉडर एंड है उस साइड पे आपको एयर सैक बड़ी क्लियर नजर आती है। तो जब हम कैंडलिंग का मैंने अभी लफ्ज यूज किया कि इनोकुलेशन करने से पहले आपने एग की कैंडलिंग करनी है, और कैंडलिंग में क्या है कि आपने इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं उसको ऑब्जर्व करके मार्क भी करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एयर सैक पता लग गया ये एयर सैक है, तो ये इसके जो मार्जिन है ये बिल्कुल राउंड होता है। अगर आप 3 डिमेंशन में देखें तो ये इधर लेड पेंसिल से इसको इधर मार्क कर देते हैं एयर सैक को। मार्क करने के बाद आपने दूसरा स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो की लोकेशन इधर क्रॉस लगा देते हैं कि ये एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइन है कि आपने जब एम्ब्रियो को इनोकुलेट करना है वाया डिफरेंट मेथड, तो ये जो लैंडमार्क है ये आपको गाइड करेंगे कि आपने इनोकुलेशन कैसे करनी है और कहाँ करनी है, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना, कैंडलिंग के दौरान आप एग के ये स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, एम्ब्रियो, एयर स्पेस, उसके जो मार्जिन है, मेजर वेसल जो है उनको मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी वेसल है अगर इंट्रावीनस इनोकुलेशन करनी है।
ऑल्दो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी पता हो कि अगर यहाँ पर कहीं से अगर आप, क्योंकि इसमें होल करने पड़ते हैं एग में, तो आप अगर इस जगह पे कर देंगे होल या निडल पंक्चर कर देंगे तो एम्ब्रियो किल हो जाएगा बाद में। तो ये आपको मैंने जरा एक्सप्लेन किया कि कैंडलर क्या है और कैंडलिंग क्यों की जाती है। तो ये पहला पैरे में ये लिखा है कि आप कैंडलिंग करें और एम्ब्रियो के जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट उसको ऑब्जर्व करें, और सबसे पहले ये देखें कहीं एम्ब्रियो डेड तो नहीं है। ठीक है, अगर ये डेड होगा एम्ब्रियो तो क्या होगा, तो आपको ये जो आपने देखा है वो एक लाइव एम्ब्रियो था, उसमें एक ब्लैक सॉरी ये when candle embryo has an orange color with evident vasculature, ठीक है, उसका vasculature नजर आता है और orange सा कलर होता है, जैसे अभी आपने देखा। A dead embryo is clear yellow with the lack of vasculature, अगर vasculature नजर नहीं आ रहा, डेफिनेटली फर्स्ट डे पे vasculature नजर नहीं आएगा, कम से कम चौथे पांचवें दिन के बाद नजर आना शुरू होगा, तो वो समझिए वो डेड होगा। ए ब्लैक ब्राउन और ग्रीन इंडिकेशन है कि वो कंटेमिनेटेड है, किसी वजह से एम्ब्रियो जो है वो कंटेमिनेट हो गया है, रटर हो गया होगा एग, तो वो उसके अंदर फंगस ग्रो कर गई है या एम्ब्रियो डेड हो गया है, तो ऐसे एम्ब्रियो या एग डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। कौन सा यूज किया जाता है, जिसके अंदर आप क्लियर एम्ब्रियो देख सकते हैं, वास्कुलेचर देख सकते हैं और ऑरेंज सा कलर है उसका, ठीक है, तो दैट इज द इंडिकेशन दैट इज अलाइव एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या है, इस कैंडलिंग के बाद आपने जो है लैंडमार्क्स है एम्ब्रियो ए स्पेस मार्क कर ली है। फिर क्या कहते हैं, शेल इज डिसइंफेक्टेड एंड होल इज ड्रिल्ड, जो शेल है उसको अच्छी तरह एथेनॉल 70% एथेनॉल से उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद ये होल इज ड्रिल्ड। अब होल जो है वो कहाँ बनाना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा रूट ऑफ इनोकुलेशन आप यूज कर रहे हैं, तो ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। तो उसी लिहाज से हम एग शेल के अंदर पोर भी बनाते हैं या होल क्रिएट करते हैं। फिर जब होल बन जाएगा फिर क्या करना है, द वायरस इज इंजेक्टेड इन अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ ए 5 to 14 डे ओल्ड एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी तकरीबन इस रेंज के जब एम्ब्रियो की एज होती है तो इस रेंज में आप एम्ब्रियो को इनोकुलेट कर सकते हैं या एग को इनोकुलेट कर सकते हैं। और वायरस आपको पहले बता चुका हूँ कि फिल्ट्रेट होगा आपके पास जिसको आपने इनोकुलेट करना है, ठीक है। The age chosen in this range depends on the route of inoculation, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो टेबल था कि एम्ब्रियो की एज उस पर डिपेंड करता है कौन सा वायरस लगाना है और किस रूट से लगाना है। से इनोकुलेशन कर दिया आपने एक प्रॉपर रूट से, तो फिर क्या है, एम्ब्रियो डाइंग 16 to 24 डे आवर्स आफ्टर इंजेक्शन, तो वो समझा जाता है कि वो एम्ब्रियो अगर किल हो गया 16 से 24 घंटे के अंदर, तो वो कोई वायरस की वजह से किल नहीं हुआ, वो कोई ट्रॉमा हुआ है, यानी इंजेक्शन भी तो आपने लगाया एम्ब्रियो को, दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रॉमा फॉर द एम्ब्रियो, तो वो उस इंजेक्शन ट्रॉमा की वजह से एम्ब्रियो डेड हो गया है या कोई कंटेमिनेशन हो गई है, तो ऐसे जो एग्जाम्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। और अगर 24 घंटे तक समझे नहीं डेथ हुई, उसके बाद हुई है, तो उसका मतलब ये है कि ये वायरस की अपनी कोई पैथोजेनिसिटी की वजह से ये वायरस ने ग्रो किया है उसके अंदर और उसकी पैथोजेनिसिटी की वजह से एम्ब्रियो डेड हुआ है। तो 2 से 5 दिन 2 to 5 days post injection virus growth can be recognized by different methods like death of the embryo, pox, lesions and hemagglutination, यानी कि 2 से 5 दिन के बाद इंजेक्शन लगाने के 2 से 5 दिन बाद अगर एम्ब्रियो डेड हो, वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि वायरस ग्रो कर रहा है। पॉक्स एक खास किस्म की लीजन्स होती हैं, ब्लिस्टर लाइक लीजन्स, और ये कैम मेम्ब्रेन जो होती है सबसे बाहर उस पर बनते हैं अगर आपने कोरियल एंटाइक मेम्ब्रेन से इनोकुलेट किया है। और हीमोग्लूटिनेशन ये आगे चल के हमने पढ़ना है, ये आरबीसी के ऊपर रिसेप्टर के साथ जब वायरस बाइंड करता है तो आरबीसी ग्लूटिनेशन होती है। तो ये वो मेथड है जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वायरस ग्रो हुआ है उस एग के अंदर का नहीं कि नहीं। तो अब रूट्स ऑफ इनोकुलेशन जैसे शुरू में दिखाए काफी सारे हैं, सारे तो नहीं हम गो थ्रू करेंगे। 3 रूट जो हैं, यॉर्क सैक इनोकुलेशन, कोरियोलेंटॉइक सैक इनोकुलेशन और कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन अगर इनोकुलेशन करनी हो तो उसको जरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, तो इसको आप मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सही है।
अगर यॉर्क सैक इनोकुलेशन करनी है तो आपको 5 से 6 दिन का एम्ब्रियो चाहिए या एग चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो उसमें क्या करना है, आफ्टर कैंडलिंग पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड एयर सैक इज मार्क, ठीक है, कैंडलिंग में आप एयर सैक मार्क कर लेंगे और एम्ब्रियो किधर है वो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपने कि ए होल इज पॉइंट हाफ वे अप द एयर सैक एंड अवे फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी जो होल बनाना है ना आपने वो एयर सैक के ऊपर, वो एम्ब्रियो से काफी दूर रख के आपने करना है, ताकि इधर आपको मार्क किया होगा तो एम्ब्रियो से दूर जाना है। और एयर सैक का हाफ वे, यानी कि अगर ये आधा है तो दूसरी तरफ पूरा हो जाएगा, तो ये तकरीबन सेंटर में करके आप, और ये जो एयर सैक का मार्जिन इससे 5-6 mm के ऊपर लगा देते हैं। होल पहले क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी नीडल से आप ये होल बना सकते हैं, इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो इधर होल बना देंगे, ठीक है। और अब इनोकुलेशन करनी है तो खास जो डायमीटर की जो नीडल है या गेज की नीडल है वो यूज करते हैं। और कौन सी नीडल है, द इनोकुलम इज डिलीवर्ड यूजिंग ए 22 गेज नीडल, और उसके जो लेंथ है वो 1.5 इंच लेंथ होनी चाहिए। जो सिरिंज की नीडल है, गेज जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मतलब साइज छोटा होता है। छोटे गेज की नीडल मीन्स वो मोटी नीडल होगी, बड़े गेज की नीडल मीन्स वो रिलेटिवली पतली होगी, और उसकी लेंथ 1.5 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर उस होल से आप 1.5 इंच की जो है नीडल उसको पास करेंगे और ऑलमोस्ट कंप्लीटली उसको पास कर दें तो ये समझा जाएगा कि ये जो इनोकुलेशन हुई है वो यॉर्क सैक में हुई है, ठीक है। एम्ब्रियो से अवे फ्रॉम द एम्ब्रियो हाफ वे अप द एयर सैक। अगर कोरियोलेंटाइक सैक में इनोकुलेट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एज हो 9 to 11 डेज। ये हम डेली कैंडलिंग करके पता चल जाता है कि आज पहला दिन इंक्यूबेट किया, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। तो जब 9 से 11 दिन का एज का एम्ब्रियो हो तो उसको हम इस तरह की इनोकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगेन कैंडलिंग से आप पहले मार्क कर लेते हैं उसका एम्ब्रियो और जो एयर सैक की लोकेशन है, और तकरीबन 5 से 6 mm अबव द मार्जिन ऑफ द एयर सैक एंड 1/3 अवे फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो ये वाला, ये अगर एम्ब्रियो है तो उससे 1/3 अवे मीन्स एम्ब्रियो को सामने रखें तो उसके बिल्कुल अपोजिट भी नहीं जाना। तो तकरीबन कह लें एम्ब्रियो के लेफ्ट या राइट तकरीबन आधा या आधे से थोड़ा सा कम डिस्टेंस अवे पर आपने ऊपर जाना है। एयर सैक के तकरीबन 5 से 6 mm के डिस्टेंस पे होल बना के आपने उसमें इंजेक्ट कर देना है। और ये नीडल डिफरेंट है ऊपर वाली से, वो 1.5 इंच की नीडल है, और ये जो है ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, यानी बहुत छोटी सिरिंज होती है। तो इट मीन्स कि ये बहुत डीप पेनिट्रेशन नहीं है, इसके मुकाबले में ये डीप पेनिट्रेशन है, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉलो करके आप अगर जो इनोकुलेशन करेंगे तो वो जो होती है वो कोरियोलेंटाइक सैक में इनोकुलेट होगा, वायरस कंटेनिंग फ्लूइड जो है, ठीक है। और उसके बाद वो जो होल आपने बनाया उसको आप बंद कर देते हैं विद पैराफिन वैक्स, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन मेथड, तो ये थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसीजर है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन, अब आपको स्ट्रक्चर पढ़ के हैं कि कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन और कोरियोलेंटाइक सैक है तो एक ही जगह, लेकिन सैक में इनोकुलेशन और है और मेम्ब्रेन पे इनोकुलेशन और है। तो मेम्ब्रेन पे अगर इनोकुलेट करना है तो उसके लिए जरा कुछ ये स्टेप हैं, ABCDE स्टेप, उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एम्ब्रियो है उसकी कैंडलिंग करके आपने एयर सैक को मार्क कर लेना है, एम्ब्रियो को मार्क कर लेना है, और एयर सैक के बिल्कुल ऊपर सेंटर में होल क्रिएट कर लेना है एक। उसके बाद एग को आप ऐसे साइड वाइज रखेंगे, और जिधर एम्ब्रियो है कैंडलिंग के दौरान आपने उसको एम्ब्रियो को मार्क कर लेना है। और जो राइट साइड पे एक ऑलरेडी आप एक होल कर चुके हैं, यानी एयर सैक होल है, और एक है साइड वाइज पोजीशन पे एम्ब्रियो के ऊपर शेल के अंदर आपने एक होल करना है। तो ये दो होल जो है वो उसको आपने ऐसे याद करना है कि दो होल क्रिएट होंगे, एयर सैक होल और अप अबव द एम्ब्रियो एक होल। तो अब करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला होल है एम्ब्रियो के बिल्कुल ऊपर, उधर आप नॉर्मल सलाइन के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। वो क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप के सलाइन वो जो है जो शेल मेम्ब्रेन है उससे ये जो मेम्ब्रेन है कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग शेल
और एग शेल के नीचे एग शेल मेम्ब्रेन, और फिर आती है कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन या कैम। तो कैम और शेल मेम्ब्रेन को सेपरेट करने के लिए आप ऊपर से थोड़े से ड्रॉप ऐड करते हैं नॉर्मल लाइन के। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो राइट साइड एयर सैक वाला होल है उसके साथ एक रबर ट्यूब लगा देते हैं, या सिंपली सिरिंज ही निडल उतार के लगा दें इधर, और उसको आप ऐसे खींचें, सक्शन करेंगे तो एक क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा नेगेटिव, उससे ये जो ऊपर वाली जगह है जिधर आपने फ्लूइड ऐड किया था तो वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक आर्टिफिशियल एयर स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। इस तरह एक एयर स्पेस पहले है, लेकिन इसको जब इधर से सक करेंगे तो इस जगह पर होल के नीचे एक आर्टिफिशियल एयर स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो ये वो स्पेस है जिधर आपने बेसिकली इनोकुलेट करना है वायरस कंटेनिंग फ्लूइड। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये आप अबव द एम्ब्रियो वाला जो होल है उसमें से आपने सिरिंज ऐड करनी, यूज करनी है। और ये सिरिंज कौन सी होनी चाहिए, ये भी गालबन ट्यूबरकुलिन सिरिंज है। ये ट्यूबरकुलिन यानी कि लेंथी नीडल ना हो इसकी, छोटी मे बी 1 सेंटीमीटर या 1.5 to 2 सेंटीमीटर की ये होती है, या 1/2 इंच कह लें, छोटे पोर की और छोटे लेंथ की नीडल होती है। तो ये नीडल आप तकरीबन 45 के एंगल पे, और यहाँ पर अपना जो फ्लूइड है तकरीबन 100 माइक्रोलीटर आप ऐड कर देंगे तो वो फ्लूइड जो है अब वो कैविटी के अंदर नहीं जाना, ये जो कैविटी है कोरियोलेंटॉइक सैक उसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि उसके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये 10 to 12 डेज ओल्ड एम्ब्रियो में ये बेस्ट एज होती है जब आप ये इनोकुलेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो इनोकुलेशन के बाद आप दोनों होल जो है इनको पैराफिन वैक्स से बंद कर देते हैं, और उसके बाद एग को आप किसी ही पोजीशन में एग जो है इंक्यूबेटर उसके अंदर रख देते हैं फॉर फ्यू डेज, और इसको मॉनिटर भी करते रहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डेथ होगी है तो समझें ये किसी और वजह से हुई है, और उसके बाद होगी तो ये वायरस की वजह से हुई है। जब वायरस इनोकुलेशन हो जाती है और एम्ब्रियो कह लें डेड होता है या नहीं होता, डिपेंड करता है, तो उसके बाद ये जो फ्लूइड है इसके अंदर कोरियोलेंटॉइक फ्लूइड, अगर यॉर्क सैक से लगाया तो यॉर्क सैक से फ्लूइड जो है वो आपने फिर उसको सक करना है, निकालना है, ताकि आप वायरस रिकवर कर सकें। ठीक है, तो वो उसका प्रोसीजर भी इसी तरह ही है जैसे आपने इनोकुलेट किया, इसी तरह आपने उसको जो शेल मेम्ब्रेन है, एग शेल मेम्ब्रेन, उसको रप्चर करके इस जगह तक पहुंचना है, और उसको फिर इसको भी पंक्चर करके आप जो है फ्लूइड जो है वो ये नेक्स्ट इमेज में दिखाया गया है इधर नोट्स में। तो वो ऐसे ये जो कोरियोलेंटॉइक सैक रूट उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन मेन चीज़ यही है कि भी जब वायरस इनोकुलेट कर देते हैं तो उसके बाद फ्लूइड आपने एक्सट्रैक्ट भी करना है, बाहर भी निकालना है, हार्वेस्ट भी करना है। तो ये इधर ये इमेज में दिखाया गया है कि भी ये फोर्सेप्स से उसको ऐसे साइड पे कर देते हैं और इधर करके कैविटी सी बन जाती है, उधर से आप एलेंट्राइड फ्लूइड जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसको फिर चेक करते हैं डिफरेंट मेथड से, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि भी वायरस कंटेनिंग फ्लूइड के अंदर वायरस ज़्यादा है, कम है भी कि नहीं है, तो कौन से मेथड है। एक हमने पढ़ा कि हीमोग्लूटिनेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हर वायरस हीमोग्लूटिनेशन नहीं करता, जो नहीं करते उनके लिए आप पीसीआर कर सकते हैं या और मेथड हैं। ठीक है, वो आगे चल के हमने पढ़ने हैं कि हाउ टू डिटेक्ट वायरस इन दी फ्लूइड। तो ये आपको मैंने होपफुली एग इनोकुलेशन, रूट ऑफ इनोकुलेशन और उसकी फिर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल कल्चर को स्टार्ट करेंगे। फिर टिल देन अल्लाह हाफिज़।